थोड़ा हम लोग याद करते हैं मनमोहन देसाई को। और हम उसको शुरू करेंगे अमर अकबर एंथनी के उस आइकॉनिक सीन में जिसमें तीनों अमर अकबर एंथनी अपनी माँ को खून दे रहे हैं डायरेक्टली, और माँ को पता भी नहीं है, माँ को नहीं पता है कि ये तीनों मेरे बच्चे हैं और तीनों को नहीं पता है कि हम तीनों भाई हैं। उनकी नसों से सीधा वेन्स में खून जा रहा है। एक का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, कहते कि सलीम जावेद ने एक पता नहीं 20 या 24 फिल्में लिखी हैं और सारे में जो एक अच्छे रहीम चाचा होते थे और उनके जो विलन है कभी भी मुस्लिम नहीं होते थे। तो आई वाज लाइक तो हीरो भी तो हिंदू ही होते थे भाई, तो मुस्लिम विलन नहीं होते थे तो हीरो भी तो हिंदू ही होते थे। सनम बेवफा भी एक तरह के मुस्लिम सोशल ही हो गई ना, उसको भी 30 साल हो चुके। हाँ, उस पर डिस्कशन जरूरी है। सनम बेवफा सज्जन साईं या जितनी भी सनम, जितने भी वो कौन सा था वो जो डायरेक्टर ऐसे ही फिल्में बनाता था, सावन कुमार। हाँ, सावन कुमार। Please, I only remember Sautan. There were so many Sautans in the films that he made. सौतन की सहेली, सौतन की बेटी, ये सारे फिल्म है सौतन की बेटी, सौतन की सहेली, सौतन दुनिया भर के सौतन। आपने रोटी देखी है? बिल्कुल देखी। हाँ, राजेश खन्ना की। आपने देखा शुभ्रा? मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। जो डायलॉग्स मारते थे ना, और मनमोहन देसाई की फिल्मों में जो डायलॉग राइटर होते थे वो कादर खान ही होते थे। वो कि अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी लड़की की, तो आप उसको जिस्म की गर्मी देकर के आप उसको ठीक कर सकते हो। एंड वो जो मनमोहन देसाई ने चालू किया, उसके बाद कितनी सारी फिल्मों में लोग जिस्म की गर्मी दिए ही जा रहे हैं। सेम ही रिपीटेड इन गंगा जमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन कंधे पे ले जाकर आप कैसे जा सकते हैं, मगरमच्छ ले जाकर उसका आपने मुंह भी नहीं बांधा है। मतलब आप जिंदा हैं। स्मॉल फिल्म्स के लिए श्रिंक हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थिएटर्स में लोग ये फिल्में देखने नहीं जाते हैं। एज ऑडियंस हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है। वी वुड रादर वेट फॉर इट टू कम ऑन OTT व्हिच इट विल कम इन द मैटर ऑफ वीक्स। डॉन इज ऑलवेज अमिताभ बच्चन। या इट्स ऑलवेज अमिताभ बच्चन। तो मुझे वो फिल्म नहीं पसंद आई थी, और उसके बाद जब वो डॉन 2 भी जब आया ना, वो तो मैंने देखी ही नहीं है। सीक्वल्स की बात ही ये होती है ना कि सीक्वलाइटिस नहीं हो जाए। हर जनरेशन के लिए हम एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ, शायद अमिताभ बच्चन वाली डॉन आजकल के बच्चों को ना आप समझ में आए, आजकल के यंगस्टर्स को ना समझ आए, शाहरुख को वाली भी शायद उनको ना समझ आए, तो हम उन्हें एक और वर्जन दे देते हैं। स्टूडियोज आ गए हैं, तो अब आपको घर से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो राजपाल यादव के साथ क्या हुआ था कि उनको दूसरे से पैसे मांग करके फिल्म बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जिन्होंने उनको पैसे दिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरह दिए। अच्छा, इट वाज नॉट अ लोन, बट आर्टिकल 15 वाज इट्स अ वेरी गुड फिल्म, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ ग्रेट फिल्म। बट द क्रिटिसिज्म दैट ही फेसेस वो है कि भाई आप वो फिल्म है बदायूं से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जब बदायूं में जो एक्चुअल अक्यूज्ड हैं वो किसी सर्टेन कास्ट के हैं, लेकिन आपके फिल्म में जो विलेन है वो किसी दूसरे कास्ट के दिख रहे हैं। सो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, यही खासियत थी मनमोहन देसाई की, जिसने इंडियन ऑडियंस को बताया कि बड़े पर्दे पर कुछ भी पॉसिबल है। इस महान एंटरटेनर के बर्थडे पर आज याद करेंगे मनमोहन देसाई की फिल्मों को पिक्चरबाजी में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और आज इस सफर में फिर से मेरे साथ है मेरी को होस्ट, इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर शुभ्रा गुप्ता, और एक बार फिर से स्क्रीन एडिटर ज्योति शर्मा। वेलकम बैक ज्योति। प्रिंसिपल साहिबा आज फिर वापस आ गई हैं तो आज फिर मज़ा आने वाला है। वैसे शुभ्रा, आपने हमने लास्ट टाइम जब बात किया था तो जब वर्ल्ड T20 स्टार्ट हुआ था तो ऐसा था कि, और शुभ्रा चूँकि क्रिकेट देखती हैं, और उस वक्त था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला है, तो इस वीक मैच हो गया। आपने देखा कि नहीं मैच? बिल्कुल देखा। हो गया, इंडिया जीत गई। एंजॉय किया या आपको भी वही शिकायत है जो सब कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही नॉर्मल बोरिंग सा मैच हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम फुली पार्टिसन। आई वांट ओनली दोस टू, I watch only when these two countries play, mine and them, and I want us to win. I am very clear. अच्छा, आपको थ्रिल नहीं चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि हम लोग जीते। हाँ, अच्छा, I don't care. हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब बाकी जो ऑब्जेक्टिविटी है और इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस है, वो मतलब नो लेट मी जस्ट डायल बैक ऑन दैट। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ना कि हाँ भाई कुछ भी देख सकते, नहीं, आई एम सॉरी, I have to. I'm extremely partisan when it comes to cricket, and one day and India Pakistan. I want us to win. Okay, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि अब तो वो बात ही नहीं रही जो किसी जमाने में होती थी। But anyway,
तो चूंकि हम लोग मनमोहन देसाई को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम जो कि लेटेस्ट बस पे भी बातें करते हैं, तो इस वीक रिलीज हुई है अनुभव सिन्हा की 80, और फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच हो गई है कंट्रोवर्सी, और राजपाल यादव जेल से रिहा हो गए हैं खुशी खुशी। हाँ, तो क्या है ये सारा मामला? राजपाल यादव को जेल क्यों जाना पड़ा? फरहान और रणवीर में क्या टसल हो गया है? और अनुभव सिन्हा की 80 से पहले तापसी पन्नू ने प्रेस से क्या बातें की है जिसकी वजह से एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है अबाउट द स्मॉल फिल्म्स? तो उसको समझेंगे थोड़ा ज्योति से। ज्योति, पहले तो ये बताइए कि फरहान और रणवीर का क्या डिस्प्यूट हुआ है? सो आप लोगों को याद होगा अबाउट 2023 में डॉन 3 अनाउंस हुई थी, वेयर ये डिसाइड किया था कि फ्रॉम शाहरुख खान द न्यू डॉन विल बी रणवीर सिंह। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और फिर धुरंधर आई। देन वी हर्ड दैट द फिल्म इज गोइंग टू हैपन सून। फरहान अख्तर इसे डायरेक्ट कर रहे थे एंड एक्सेल वाज हिज प्रोडक्शन हाउस वाज प्रोड्यूसिंग इट। धुरंधर के बाद रणवीर सिंह वॉकड आउट ऑफ द फिल्म। इट वाज नेवर अनाउंस्ड बट ही डिसाइडेड नॉट टू डू द फिल्म। कुछ दिनों के बाद देयर वाज अ कंट्रोवर्सी। एक्सेल एंटरटेनमेंट रीच्ड आउट टू द प्रोड्यूसर्स गिल्ड। उन्होंने कहा कि हमने प्री प्रोडक्शन डॉन 3 की स्टार्ट कर दी थी, उसके लिए हमें रणवीर मुआवजा दें क्योंकि अब वो फिल्म नहीं 40 करेंगे। करोड़ करीब 40 करोड़ का फिगर, इट्स क्लोज टू 40 करोड़। तो इतना रणवीर ने कहा मैं एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो होता है ना बॉलीवुड में, कितनी बार हम सुनते हैं कि XYZ फिल्म बन रही है, उसमें ये लोग होने वाले हैं, सब कुछ अनाउंस हो जाता है एंड वो फिल्म नहीं बनती। इनफैक्ट जब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनफॉर्मली, पर जब दोनों साइड्स को बिठाया गया, उनसे बात की गई, तो फरहान का पॉइंट था कि हमने प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, वी अग्रीड टू रणवीर्स डिमांड्स, ऑल ऑफ दिस हैज बीन टोल्ड टू अस बाय सोर्सेस। हमने वी spent money on scheduling, on recce's etc. So we are owed this much. Along with that they said इस तरह की जो actors की demands हैं, they need to be cut down because that is becoming too much for the production. रणवीर का जवाब था कि exactly यही उसके साथ बैजू बावरा में हुआ था। संजय लीला भंसाली ने फिल्म अनाउंस की थी। The film was supposed to happen. He spent 1 year. He said he spent 1 year for pre-production, for prepping for the film. The film never happened. Sanjay decided to move to Love and War, which stars Ranbir, Alia and Vicky Kaushal. So he said, and plus he said Excel never paid me any money. He said I was never given a bound script. He said the director was absent because he was himself busy with his acting commitments. And इसका जवाब में एक्सेल ने कहा कि वी हैव बीन सेंडिंग, दे शोड व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम रणवीर सेइंग दैट ही वाज ऑन बोर्ड। सो इट्स राइट नाउ ही सेड शी सेड वाला सीन। तो स्क्रिप्ट दिया था क्या नहीं दिया था रणवीर सिंह को? रणवीर सिंह कह रहे हैं उसे कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं दी गई है। अच्छा। एक्सेल कह रहा है कि वी हैव बीन इन टच विद रणवीर, वी हैव बीन शेयरिंग comments. Ranveer had another point. He said when before Dhurandhar, now Dhurandhar has completely changed Ranveer has always been a great actor, but the success has completely so he said that they came back to him when Dhurandhar became a thing, and in the meanwhile they had gone to Hrithik Roshan with the same film, and if Hrithik had said yes Dawn 3 के लिए okay, then he would have they would have completely dropped him, because there was a time of about 2 years when Ranveer was not part of many films and वो सितारे गर्दिश वाला सीन था थोड़े टाइम के लिए। बट इसका तो पोस्टर भी रिलीज कर दिया था इन लोगों ने, वो लुक भी रिलीज किया था अगस्त में, अगस्त 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तब की बात है। ऋतिक ने उसके बाद रिस्पॉन्ड किया कि मुझे ये फिल्म कभी नहीं ऑफर की गई है। अच्छा। सो एज आई सेड, ही सेड शी सेड चल रहा है। फरहान, अब उसके बाद सुनने में आया था कि प्रोड्यूसर्स, जैसे टॉप बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स हु आर पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स गिल्ड, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द मैटर। अगर ऐसा नहीं होगा देन इट माइट गेट लीगल। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। किस में हुआ है पास्ट में इस तरह की चीजें? केदारनाथ याद है? केदारनाथ या सुशांत सिंह राजपूत वाले जी। उसमें सारा अली खान, व्हाइल शी वाज शूटिंग फॉर केदारनाथ, शी वाज आल्सो ऑफर्ड सिम्बा with Ranveer Singh, and there was some scheduling conflicts for which she was apparently sued for ₹5 crores. Wow. But then everything was resolved out of court. The film was out and सारा actor. तो यहाँ पे लॉस किसको हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉन 3 बन क्यों रही है वैसे? डॉन 3 से वैसे आपको उम्मीदें ज़्यादा थी क्या?
See, again, it depends on how the film is made, but आपको डॉन शाहरुख की डॉन कैसी लगी थी ये बताइए. मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं चूंकि हम- हमेशा वो कंपैरिजन तो होगा ही, तो मुझे डॉन उतनी कुछ Don खास is पसंद नहीं always आई अमिताभ बच्चन. थी. या इट्स ऑलवेज अमिताभ बच्चन, तो मुझे वो फिल्म नहीं पसंद आई थी. और उसके बाद जब वो डॉन 2 भी जब आया ना, वो तो मैंने देखी ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी चीज़ पॉपुलर है भी. मतलब ना तो कोई उसके डायलॉग्स पॉपुलर है, ना कोई उस फिल्म का कोई सॉन्ग मुझे याद है. आपने भी तो डॉन 2 देखा ही होगा, आई एम श्योर आपने तो रिव्यू भी किया होगा. क्या लगा था, कोई उसका सीक्वल में उसका भी सीक्वल बनने का कुछ स्कोप था क्या? सीक्वल्स की बात ही ये होती है ना कि Yeah. सीक्वलाइटिस नहीं हो जाए, अच्छा. है ना. तो इस बात का सबको डर रहता है. और एक तरह का ये चीज़ जो होती है ना, वो फ्रेंचाइज फिल्म्स में हमें देखने को मिलती है कि पहली जो फिल्म अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और सबकी प्यारी बन जाए, तो फिर वो नंबर 2 और नंबर 3 ही रहते हैं, कितना भी कोशिश कर लें. और यहाँ पे सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज दबी है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और आने से पहले 2-4 एंटीबायोटिक्स खाकर आई हूँ, तो अगर सुनाई नहीं दे तो नहीं ओके, नहीं अब मैं सुन आवाज़ रहा कर हूँ, या जस्ट हॉलर. तो मुझे पहली वाली डॉन तो बहुत अच्छी लगी थी. पहली कौन सी, शाहरुख को या अमिताभ नहीं वाली? नहीं, पहली डॉन. अमिताभ वाली, हाँ. एक ही है. yes, हाँ. एक ही है. एक ही हो सकते हैं जो खाई के पान बनारस वाला, उस तरह से गा सकते हैं. और उसके बाद शाहरुख ने जो किया वो Stylized शाहरुख ने किया, किया, हाँ. स्टाइलाइज किया. he did a good job as far as Shahrukh was Shahrukh is concerned, concerned, हाँ. but it was never to me Don. Yeah, he was only Shahrukh Khan, he was not Don. No, he was his version of Don. Let's Okay, put it this चलो way. ठीक है, हाँ. And Don 2 was like a pale comparison of his own His Don. own Don, तो ये जो तीसरी वाली जो बनने वाली थी, उसमें यही है कि हम उसको पहले से राइट ऑफ बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स. इट्स फिल्मों का बनना और उनका आना और उनका सराहना, इट्स लाइक एन अल्केमी. जरा सी भी कुछ चीज़ हो जाती है जो एकदम कुछ एक कनेक्शन बन जाता है जब पर्दे पर हम देखते हैं उसको, राइट. तो अगर ये फिल्म आती, मान लीजिए बन भी जाती और आती, और अगर वो सर्कस जैसी बनती जिसमें रणवीर सिंह ने जो किया हमें पता है, हाय राम, तो और इस तरह की बन भी सकती थी. लेकिन वो धुरंधर maybe not that kind of film, but it could have been, because Ranveer has that, he has that ability to take it from here to here. तो अगर वो बनती और अगर वो अच्छी बनती, तो क्या कह सकते हैं कि वो मतलब सबको बहुत अच्छी भी लगती. लग सकती तो थी. इट्स दिस इज स्पेक्युलेटिव कि अच्छी कि बनना चाहिए कि नहीं. इट्स अ बिलवेड फ्रेंचाइज. मुझे नाम से ही समझ में नहीं आता, क्योंकि डॉन 2, फिर आप जो डॉन है, डॉन को ही चेंज कर देते हो. मुन्ना भाई अगर बनेगी तो मुन्ना भाई संजय दत्त ही होंगे, या फिर कोई दूसरा मुन्ना भाई आप देखना चाहोगे उसमें? क्योंकि अगर डॉन बन रही है, शाहरुख है, फिर डॉन 2 में भी शाहरुख है, डॉन 3 में रणवीर है, तो अब शाहरुख तो नहीं कर सकता ना. और शाहरुख क्यों नहीं कर रहे वैसे? क्यों वो कैसे करेगा? बिकॉज ही इज नाउ डूइंग किंग. तो वो डॉन कैसे करेगा? नाउ ही इज गॉन टू दैट लेवल. तो वो उसके लिए डॉन करना, तो इट वुड बिकम लाइक नॉट एज बिग एज किंग as far as I'm concerned. So allegedly Shahrukh was also considered for this film, but he decided not to do it. In fact, when the film was announced, when the teaser had come out with Ranveer as the new Don, तो काफी hate भी मिली थी रणवीर को, because obviously you have Shahrukh Khan's dedicated fans who refuse to see anybody else. बिल्कुल, But see, I am against sequels. I think everything should be original. Why do you want to be derivative? Having said that, I think so what Bollywood always says is हर जनरेशन के लिए हम एक फिल्म बना रहे हैं. शायद अमिताभ बच्चन वाली डॉन आजकल के बच्चों को ना समझ में आए, आजकल के यंगस्टर्स को ना समझ आए, शाहरुख को वाली भी शायद उनको ना समझ आए, तो हम उन्हें एक और वर्जन दे देते हैं. बट लाइक जावेद अख्तर साहब, हु डज नॉट बिलीव कि क्लासिक्स शुड बी रीमेड, आई बिलीव. और ये जो कंट्रोवर्सी जो आप बता रहे हो कि ये रणवीर और फरहान का हुआ है, मेरे को ना डॉन का जो अमिताभ की डॉन है, उसके बनने की पीछे की कहानी बड़ी अच्छी लगती है. क्योंकि वो फिल्म इसीलिए बनी थी क्योंकि जो नरीमन साहब थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो बड़े लॉस में चल रहे थे, और उनको लॉस से निकालने के लिए अमिताभ, जीनत अमान, चंद्रा बैरट सब मिल करके एक फिल्म बनाई कि उनको उनके कर्ज को से निकाल जाओ. और अब जो डॉन बन रही है उसमें तो सामने वाले को ही लॉस हो रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही है ना. आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप शायद जानते होंगे कि उन्हें कभी फ्रूट नहीं मिला उससे सक्सेस का, क्योंकि वो मर गए थे ना, वो उनकी डेथ हो गई थी. तो इस तरह. और इनफैक्ट खाई के पान बनारस वाला भी जब बनाया गया, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे उसे बनाने के लिए, तो बहुत ही लिमिटेड बजट पे बनाया गया था. और वो भी सलीम जावेद वर इंसिस्टेंट की
ये होना चाहिए। नहीं वो मनोज कुमार के इंसिस्टेंस पे, मनोज कुमार ने काफी जब लोग, देखा, हाँ जावेद बहुत साहब लोग ने भी हैं, इसके हाँ, बारे में बात करी है कि हाँ, हमें लगता था कि एक गाने की जरूरत एक गाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टाइट हो गया। तो बहुत कम पैसों में ये शूट किया गया। लेकिन बेस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है डॉन के बनने की, और जो उसकी एक बुक भी है, और उसमें आप इतने छोटे छोटे डिटेल्स है ना कि भाई, कि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि यार सेकंड हाफ में पूरे टाइम में एक ही कपड़ा पहना हुआ, मेरा कपड़ा चेंज करो। और चूंकि प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, तो वो कह रहा है कि भाई डॉन तो अपनी जान बचा के भाग रहा है, तो वो कपड़े कहाँ चेंज करेगा, तो तुम इसी कॉस्ट्यूम में रहो। और प्राण का भी पूरा कॉस्ट्यूम सेम ही रहा पूरे थ्रू आउट द फिल्म, तो कॉस्ट्यूम का भी खर्चा उन लोगों के पास नहीं था। और डॉन की मेकिंग की स्टोरी बड़ी अच्छी है। मतलब आज की अगर हम बॉलीवुड इकोनॉमिक्स देखें या। और हम उस टाइम का देखें जब प्रोड्यूसर लिटरली अपना घर गिरवी रख के हाँ। फिल्म बनाता था, तो नहीं, अब तो अगर आप हीरोज की अगर डिमांड देखें तो वो या। गिरवी रखने वाले तो भैया सामने वाले ही होते हैं ना। जो उनकी हिम्मत होती है कि आप लेकर आएंगे अपने सेट पर, या। आपको सेट पे लाना एक अपने में एक बहुत बड़ी बहादुरी है। या। वो तो डॉन बनाने से भी ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, एंटोराज पूरा आता है, एंटोराज होता है, कितनी सारी वैन्स होती हैं, और एक सब वैन तो चीजें। सिर्फ इसी के लिए होती कि आप जब हीरो का मन करे तो वो अपनी एक्सरसाइज करें, दूसरी और तीसरी ऐसी होती कि हम मीटिंग्स करें, और जो पहली उनकी अपनी होती है वो तो पता नहीं किस तरह की इंटीरियर्स होते हैं, और हर फिल्म में इंटीरियर्स फिर बदलने होते हैं, दे हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू द फिल्म्स एस्थेटिक। तो इस तरह की अगर बातें अगर हम सुने, और ये चीज़ सुनने में आती रहती हैं, और इसका क्या काट है या इसका क्या रोक है, क्यों नहीं हमको इस तरह की बातें सुनने में नहीं आए कि हीरोज भी डिसाइड कर लें कि नहीं, जैसे पहले करते थे ना कि भाई अगर पिक्चर चल जाए तो बैक एंड प्रॉफिट में हम शेयरिंग कर लेंगे, है ना। तो ये लोग आजकल करते हैं ना, थ्री खान्स आर डूइंग वो दैट अभी भी तभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी वो अभी भी वहाँ है जहाँ है, क्योंकि अगर वो पहले ही बोलें कि आप हमको टेबल पर प्रॉफिट दे दीजिए और आपकी फिल्में नहीं चलें, तभी तो वो हिट्स और फ्लॉप्स के परे हैं, क्योंकि वो इस तरह की बातें तभी करते हैं जब फिल्म एक्चुअली वर्क्स। हाउ मेनी टेरिटरीज, back end profit sharing, those are the kinds of things that make you a durable star, and I don't know whether this generation has understood that. मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबको लगता है शूट एंड स्कूट, सबको लगता है कि these are all short haul this thing, कि क्या पता अगली फिल्म ना चले। तो आपको आपकी longevity is depends upon your kind of vision, कि are you in for the long run, are you here ओनली फॉर फिल्म पर फिल्म, आप किस तरह से अपना करियर देखते हैं। तो ये थोड़ी सी these are sort of long conversations and I think we must have them, लेकिन ये ज़रूरी है इस समय, क्योंकि सीक्वल्स की बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजेस की बात कर रहे हैं। अगर फ्रेंचाइजेस बनना बंद हो जाए तो हॉलीवुड ही बंद हो जाएगा, उनकी तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि 20 साल से बना रहे हैं वही फिल्में, सुपर हीरोज, मार्वल, एक फ्रेंचाइज क्या सुपर फ्रेंचाइज हो गए हैं वो तो, है ना। और फ्रेंचाइजेज इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि एक तरह से आसान है, टेम्पलेट पता है, लोगों को मालूम है कि क्या मिलेगा, फिर उसमें हम क्या फ़र्क डाल सकते हैं ये देखते हैं। लेकिन अगर ये दिस इज़ नॉट इवन लाइक अ बिगिनिंग, हम तो स्टेप 1 पर ही हार गए ना। फिल्म मेकिंग की। मार्वल में भी डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो चुके हैं एवर सिंस इन्फिनिटी वॉर्स। इफ यू सी देयर लेटेस्ट फेज, nobody wants to watch anything that they are making, whether it's for like the long format with or the big films. So basically it is great fun if you're making a good piece of cinema. And since you talked about Entourage, I'll just give a few examples. मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, but we were doing an event/photo shoot, and the actor asked 25,000 rupees just for their spot boy for that day. So ये अनुराग कश्यप कितनी बार रेस करते हैं। और their driver, I mean, it is your driver. You use that person. I'm sure you are paying them a monthly salary, but they wanted 20,000 to be paid for the driver for one day. And Spot Boy, exactly what will Spot Boy do during the day? Because you are there for 4 hours to shoot something. Another event we were trying to do, the Entourage, etc. So the actor was supposed to fly down to another city, stay there for a day and come back. The total expenditure was coming down to rupees 7 lakhs with their entire entourage, which will be travel, stay and hair makeup. मैं तो देखा ये लोग रेस करते हैं ये सारी बातें। आमिर खान का भी एक वो चल रहा है, वो हमेशा कहते हैं कि भाई आप ऐसा तो लग रहा है कि आप तो प्रोड्यूसर पे वो डाल दो कि मेरे बच्चों की स्कूल फीस भी तुम ही दे दो। जिस तरीके नहीं, अगर ये टॉकिंग अबाउट
यू नो दिस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन लगता है Yeah. क्योंकि एक फिल्म फेस्टिवल जो कोई जो चला रहे थे, मुझे उन्होंने बताया था 2-3 साल पहले कि उनका जो लोकेशन था वो बांद्रा में था, और वो जो स्टार थे जो उनके आने वाले थे, वन ग्रुप ऑफ दे लिव्ड 10 मिनट्स अवे, 10 मिनट, लेकिन उनको क्या चाहिए था, उनको स्वीट चाहिए था पूरा, क्योंकि वो हेयर एंड मेकअप वेन्यू पर आकर करेंगे, तो उनको स्वीट चाहिए, तो स्वीट चाहिए तो पूरे दिन के लिए चाहिए ना, बिल्कुल। 24 घंटे के लिए, हाँ। जबकि उनको वहाँ पर हेयर एंड मेकअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 1 मिनट, घंटा या। लगेगा। तो ये या तो एक तरह की प्रथा हो गई है कि अगर आप बड़े स्टार हैं तो आप कुछ भी मांग लेंगे तो लोग आपके चरणों पे बिछ जाएंगे, ये है, और फिर उसके बाद रोते रहेंगे गाना, क्योंकि फिल्म चले ना चले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है पूरा एक सिस्टम होता है कि यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ इट एंड यू अंडरस्टैंड योर प्लेस इन इट, कि हाँ आप स्टार हैं, यस यू आर द फेस ऑफ द फिल्म, यस यू आर द वन दैट पीपल आर गोइंग टू कम एंड वॉच, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा पैसे ले लेंगे कि आपने सारा स्क्यू कर दिया पूरा, तो फिर वो फायदा क्या रहेगा आपके होने से ना होने से। So sweet is the bare minimum. Without a sweet, an actor will just not do anything, right? It is the hair and makeup cost, which see, we are still having an event, so there is a marketing value to it. But think about a producer who has to do, like, there's this famous story that this actor was shooting in a remote location in Maharashtra. Again, I will not take any names. And he wanted to have a burger from this place in Mumbai. And that burger, a car was sent to bring the burger for him from that place. Wow. So, कैन ओनली शेक वंस हेड एंड से भला उस बर्गर का वो पहुंचा भी नहीं, खाया गया कि नहीं। एक फिल्म थी माला माल, नसीरुद्दीन शाह की, उसमें बीड़ी मंगाता है वो पीने के लिए, 20 पैसे का बीड़ी है, और वो उसके लिए हेलीकॉप्टर जाता है, फिर वो गंगूबाई से लेकर के बीड़ी आती है, और उस 20 पैसे की बीड़ी का कॉस्ट होता है 2.5 लाख रुपए। so that fiction is दैट इज द reality. थिंग। बट हाँ, फिल्म मेकिंग, तो खैर फिल्म मेकिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो राजपाल यादव का जो केस है ये पूरा, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। राजपाल यादव अब तो जेल से बाहर आ गए हैं, और उनकी भी फिल्म जो बनी, बहुत सारे दोस्तों ने उनको सपोर्ट भी किया आकर के, उसके फिल्म में काम किया, फिल्म हो गई फ्लॉप, और उन पे कर्जा भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। और अभी 2 तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं कि एक कि राजपाल यादव को आप विक्टिम क्यों बोल रहे हो, जबकि वो तो अक्यूज्ड हैं, जिनका पैसा उन्होंने लिया उनसे जाकर के आप बात करो, वो कितना रो रहे हैं कि उन्होंने तो भरोसे पे पैसे दिया था। लेकिन ये फिल्म मेकिंग का पूरा बिजनेस कैसे चेंज हो गया है। अब जैसे आप बता रहे थे कि स्टूडियोज़ आ गए हैं, तो अब आपको घर से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, तो राजपाल यादव के साथ क्या हुआ था कि उनको दूसरे से पैसे मांग करके फिल्म बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? So राजपाल यादव का नैरेटिव है कि जिन्होंने उनको पैसे दिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरह दिए। अच्छा। इट वाज नॉट अ लोन। द अदर पार्टी सेइंग कि वो लोन था। हाँ। तो फिल्म वाज क्लियरली अ फ्लॉप, Yeah. इट डिडंट वर्क एट ऑल, एंड 2012 का केस है, तो उस पे द चेक बाउंस केस एज दे कॉल इट, इट इज नाउ द लोन इज वर्थ 9 करोड़, एंड हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आपने अबाउट 2 डजन टाइम्स कहा है कि मैं पैसे दूंगा, पर आपने नहीं दिए। Lot of people are asking the question that he has been working in these huge films, while we understand that supporting actors will not get the sort of money जो आपके lead stars को मिलते हैं, लेकिन still it's like a lot. So why this is happening? I think it starts from the place that he considered it an investment and the other person considered it a loan. And now they want the money back. Okay, तो ये स्टूडियो जैसे बड़े-बड़े इसमें स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये हमेशा से होता रहा है कि हाँ, इसमें एक्चुअली लगता है ना कि जब आप फिल्म बनाते हो तो सोच समझ के भी बनाना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट दमदार है कि नहीं है। क्या आप दिखाना चाहोगे, चलेगी नहीं चलेगी? थोड़ा सा किस्मत का गेम भी है ना? मतलब ऑब्वियसली यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ फिल्म, बट थिएटर में पैसा नहीं कमाएगी, नहीं कमाया। या हमने बहुत ऐसे केसेस पहले भी देखे हुए हैं, गुरुदत्त का हो गया, कागज के फूल, राज कपूर, या पर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जेल तक पहुंच जाना, हाँ, ये पहली बार हुआ है। ये मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना एंड तक लेके नहीं जाते कोई, कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा इसको खींचते नहीं हैं। तो अगर ये हो गया, इसीलिए हम लोग इसको इतना इसको तूल दे रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पर लोग पैसा देते हैं भरोसे पर, और फिल्म चले ना चले, लाइक रिटर्न एक्सपेक्ट तो करते ही हैं। हाँ, नहीं, ज्योति कह तो रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टोटल लक, एंड इट्स लाइक
nobody knows. In that's why show business is called this, right? It's a total crapshoot. It's a mugs game. किसी को नहीं पता कि फिल्म चलेगी कि नहीं. अगर पता होता तो फ्लॉप क्यों होती? फिल्में फ्लॉप ही नहीं होती ना. So nobody has any answers to this. It is a gamble, and sometimes you lose, sometimes you win. It's as simple as that. एंड थोड़ा मार्केट इकोनॉमिक्स है. इफ यू कैन कंट्रोल योर बजट, योर फिल्म विल नेवर बी अ फ्लॉप. जब आप बजट नहीं कंट्रोल कर सकते, ये शायद आपको सब प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग एवरी लाइक पीपल लाइक करण, आदित्य, एवरीबडी विल टेल यू कि अगर आपका बजट कंट्रोल में है, यू डोंट क्रॉस दैट लिमिट. Because there are so many ways of earning your money, your music rights, your OTT rights, your TV rights. You will at least recoup your money. But if you let the like spend money without considering कि जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, इसका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा. मे बी इन लोग को, जैसे राजपाल यादव जैसे लोग को, इन लोग को बिजनेस आइडिया बहुत ज्यादा है नहीं. ये लोग पैशन के लिए बना देते हैं और फिर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बोल रहे हो ना, वो समझते नहीं है. और ऐसा पहले भी हुआ. जैसे एक केस मैंने सुना था कि चला मुरारी हीरो बनने असरानी ने बना दिया था. तो ठीक है, उनके दोस्त लोग, उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दे दिया, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्टिंग क्या है कहानी वानी पता नहीं, बस बन गई और फिर फ्लॉप हो गई. और फिर लोग मैगजीन्स में इंटरव्यू दे रहे कि मेरा तो किसी ने कोई मदद नहीं किया. आज जो कि राजपाल यादव के साथ जो सोशल मीडिया पे हो रहा है कि इतना अच्छा एक्टर है, लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, जबकि कर रहे हैं. आई थिंक सोनू सूद ने भी किया है. सोनू सूद ने तो ट्विटर पे डाला था. हमने भी उनके मैनेजर से बात की थी, तब उन्होंने हमें बताया था कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, दे ऑल रीच्ड आउट टू हिम. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना फाइनेंशियली हेल्प किया, बट दिस वाज अ फ्यू डेज बिफोर हिज बेल व्हेन इट केम आउट दैट ही क्राइड व्हाइल सरेंडरिंग इन तिहाड़ जेल दैट देयर इज नोबडी हु कैन हेल्प मी और आई हैव नो फ्रेंड्स. सो इसमें ये भी बात है ना कि मुझे किसी एक प्रोड्यूसर ने बताया था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कि ये जो कहते थे ना कि हमने अपना घर गिरवी रख दिया है या अपने वाइफ के ज्वेल्स को पॉन करके बनाई है. दिस इज द मोस्ट एब्सोल्युटली द मोस्ट यू नो द सॉर्ट ऑफ अ लूजर्स वे ऑफ मेकिंग अ फिल्म. आप किसी अपने पैसे से तो फिल्म बनाए ही मत, है ना. उस फिल्म को आप जो पैसे हैं आप मार्केट से लीजिए, या यू टेक इट with some kind of guarantees attached to it. Like people like Karan, for example, they make profit on the table. वो अपनी फिल्म थिएटर से जाने से पहले उनको मतलब प्रॉफिट समझ लीजिए. एटलीस्ट इट बिकम्स अ थिंग ऑफ यू गेट बैक व्हाट यू पुट इन. लाइक यू नो पहले होता था ना सैटेलाइट राइट्स, एंड उसके पहले लाइक यू आर सेइंग म्यूजिक राइट्स, ऑल द राइट्स दैट you sell, you get your money back. The producer, that's why they say that it's never the money, that never the film that loses. It depends upon which part of the film that you have financed which has got into the losses. आपने किधर पैसा खोया है और किससे बनाया है, क्योंकि आपने प्रोड्यूस करिए तो आपके पैसे निकले कि नहीं, आपने डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आपके निकले कि नहीं, आप एग्जिबिटिंग कर रहे हैं उसको, मतलब एग्जिबिटर हैं आप, थिएटर चला रहे हैं आप, मिनिमम गारंटी पे ले रहे हैं किसी को या किसी को, तो आपके पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए. इट्स अ ह्यूज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पिक्चर बनाना और पैसे बनाना. इसी में मेरे वो जो डॉन की जो मैं बात कर रहा था ना, उसमें ये था कि जैसे वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसको बनाने में डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दे दिए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन का मार्केट वैल्यू था, तो उनको पता है कि मैं तो रिकवर कर ही लूंगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दे दिए. पहले होता था ना पहले होता था कि सब डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे हो जाते थे. इनफैक्ट देयर यूज्ड टू बी अ बिडिंग वॉर कि नहीं हम देंगे. राज कपूर के टाइम से अमिताभ बच्चन के टाइम सब लोग कहते थे कि इसकी पिक्चर तो 100% चलेगी. तो वो लोग आते थे, प्रोड्यूसर कहते थे आप कितना दोगे. इस तरह से होता था. तो इसमें उनको भी चाहिए होता कि भाई मूवी में कुछ तो ऐसा हो कि जिससे हम पैसा रिकवर कर सके. जैसे जंजीर के लिए था कि उसको तो डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही नहीं रहा था, तो ये सलीम जावेद ने कुछ गेम खेला कि रमेश सिप्पी को स्क्रीनिंग दिखा दी जंजीर की, और उसके बाद अमिताभ बच्चन को साइन करवा लिया, और फिर मार्केट में ये खबर फैला दी कि रमेश सिप्पी ने एक ऐसे एक्टर को साइन कर लिया है जो न्यू कमर है. अब लोग को लग रहा है कि रमेश सिप्पी ने साइन किया तो कुछ तो बात होगी, चलो तो जंजीर खरीद लेते हैं. तो इस तरीके से इस तरह की स्टोरी होती थी, बड़ी मज़ेदार. बट हाँ, ये जैसे राजपाल यादव की फिल्म है, वो एक शॉर्ट बजट की फिल्म थी, स्मॉल बजट की फिल्म थी, अता पता लापता. और अभी चूंकि हम लोग लेटेस्ट बज़ क्या है मार्केट में उसकी बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट फिल्म को जो स्मॉल बजट की फिल्में हैं उसको लेकर के तापसी पन्नू ने एक स्टेटमेंट दिया है. और क्योंकि उनकी फिल्म आई है 80, फिल्म को हम लोगों ने
पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया था। फिल्म हम दोनों को काफ़ी पसंद भी आई थी और हमें भी लगता था कि लोगों को देखनी चाहिए, और जो तापसी सबसे कह रही है कि प्लीज़ जाके देखो, लेकिन उनमें उनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आप लोग ये फिल्म नहीं देखोगे तो हमारी फिल्में शायद एक्सटेंट हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल बजट की जो फिल्में, जो स्मॉल फिल्म्स हैं, इनको एक तो थिएटर नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको उस तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा है, और चूंकि ये थिएटर में नहीं चल रही है तो शायद OTT वाले भी अब नहीं खरीदे। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो कवर करते हो। स्पेस क्लियरली स्मॉल फिल्म्स के लिए श्रिंक हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थिएटर्स में लोग ये फिल्में देखने नहीं जाते हैं। एज ऑडियंस हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है। वी वुड रादर वेट फॉर इट टू कम ऑन OTT विच इट विल कम इन द मैटर ऑफ वीक्स, सो वी वेट कि हम वहां पे आके देखेंगे। अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी लापता लेडीज, विच गॉट so much good buzz. Amir Khan went out promoting it. It had good shows, जो कि generally small films के साथ complaint रहती है कि हमारे shows अच्छे नहीं मिले, हमें publicity नहीं मिली, वो सब उसके साथ हुआ, लेकिन audience नहीं गई। अच्छा, The film did not make money. But once it came out on OTT, suddenly everybody was talking about the film because it was a good film. The other thing is, OTT is also not acquiring films which don't do well in theaters. So it's like a vicious cycle. तो ये स्पेस श्रिंक हो रही है, ये हमने इंटरनेशनली पहले देखा था। बट जितनी स्मॉल बजट की फिल्में जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन OTT पे तो आ ही रही है। जैसे अभी हमने जो मनोज वाजपेयी की फिल्म थी उसकी बात की, वो भी अमेजन पे अवेलेबल है। तो ऐसा कब से डिसाइड हो गया है कि OTT प्लेटफॉर्म ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम थिएटर की भी उसके लिए फिल्में आपको लेंगे? पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे। फिल्म आएगी, बट आपको जो पैसा रिटर्न अच्छा नहीं OTT मिलेगा। देगा वो इट विल इसमें मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब OTT प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हुए थे इंडिया में, तो उन्होंने एक इनडिस्क्रिमिनेट बाइंग शुरू कर दी थी राइट इन द बिगनिंग। वो सीक्रेट गेम्स के बाद से उनको लगा कि हम बड़े स्टार्स को अपनी तरफ ले लेते हैं। उनको just the person who was telling me this also said, without wanting to be named, कि indiscriminate amount of money was showered upon the big male stars, कि ये इतने X number of crores हैं, 100,000, I don't know how many, what the figure was, कि हमने आपको साइन कर लिया है without any this thing। उनको ये नहीं बोला गया कि आप पिक्चर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको क्या देना पड़ेगा। इट वॉज जस्ट लाइक अ प्लेन एंड सिंपल, वी बॉट योर टाइम विद दैट मच मनी। तो हुआ क्या कि वो जब उनका फिर ध्यान थिएट्रिकल से बिल्कुल हट गया। जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आपकी फिल्में चलें या ना चलें, बनाए ना बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है। दे नेवर सीन दैट काइंड ऑफ मनी बिफोर। तो लेकिन जब पैंडेमिक हुआ तब लोगों को समझ में आ गया कि ये चीज़ें, ये तो चलेगा नहीं। जिस तरह की पिक्चरें इन्होंने साइट अनसीन करके खरीदी, और एक कितनी सारी ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल ही नेटफ्लिक्स के नंबर 10 क्या नंबर 100 पर भी नहीं आई। तो इन लोगों को समझ में आ गया है कि इंडिया में मार्केट बिल्कुल अलग है, और अब वो आ गए इस पर कि अगर आपकी पिक्चर चलती है बाहर तब हम लेंगे। तो वही बात हो गई ना कि अगर आपकी थिएट्रिकल में आप चला लो तो फिर हम लेंगे। तो आप तो अपने को अलग कह रहे थे, you were saying that you are the savior of the different film, you are the savior of the small film. Now you come back to this exactly the same thing that people have been complaining about for so long, कि what are you ascribing to? आप भी कह रहे हो कि हम स्टार्स की पिक्चरें लेंगे, क्योंकि चलती क्या है आजकल, पोस्ट पैंडेमिक पैसे कम हैं, स्टार्स की बिग इवेंट फिल्म, टेंटपोल फिल्म्स ही चल रही हैं। तो आप उन्हीं को आप लेकर आ रहे हो। अभी आप धुरंधर को अब आप लेकर आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर ला रहे हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जबकि उसका जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उसका आप भी जिस तरह से देख रहे हैं उसको आप बड़े पर्दे पर देखेंगे, आप अलग तरीके से देखेंगे। आप उसको 14 इंच के आप अपने कंप्यूटर पे देखेंगे, बिल्कुल उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये भी है कि अगर आपकी पिक्चर अच्छी हो तो वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको ऑडियंस मिल जाएगी, चाहे एकदम से नहीं मिले। अभी ये सुपर्ण वर्मा की और यामी गौतम की फिल्म आई थी, हक। वो उसको आप किसी तरीके से बड़ी फिल्म नहीं बोल सकते। इट्स ऑल्सो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, ऑल राइट, इट डिड रियली वेल इन एंड नाउ इट इज नाउ वर्किंग इन मतलब अब आप उसको देख सकते हैं। It did really well in theaters? It did all right. It did reasonably well. Yeah. It did not like it, मतलब उसकी ऑडियंस उसकी ऑलमोस्ट डिफरेंट होंगी देन अ बिगर फिल्म। हाँ, तो लेकिन जिस हिसाब से वो कह रहे थे ना कि छोटी फिल्में को देखने कोई नहीं आता, लोगों का रुझान अब
बदल गया है। नहीं आते हैं लोग देखने के लिए क्योंकि उनको लगता है ये तो कॉन्वर्सेशनल फिल्म है, ये हम अगर छोटे पर्दे पर भी देखेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये शुभ्रा कैसे बदल गया? क्योंकि मुझे याद है, अच्छा, और ये पैंडेमिक के बाद ज्यादा हो गया है, क्योंकि अनुभव सिन्हा की ही जितनी भी फिल्में थी, आर्टिकल 15 या मुल्क या थप्पड़, सबने अच्छा बिजनेस भी किया था और स्मॉल बजट की फिल्म थी, प्री पैंडेमिक की थी। तो अचानक से ऐसा कैसा हो गया कि OTT revolution. That is when we were sitting at our homes, we were watching everything. That we started watching so much cinema which was not even being created by Hindi filmmakers. आपने इससे पहले कितनी मलयालम फिल्म्स देखी थी? Your regular cinegoer. मलयालम फिल्म्स तो इंडियन फिल्म्स है, सबटाइटल लोग हम अगर आप किसी एग्जिबिटर से बात करें और आप किसी बुक माई शो वाले से बात करें, आप जिसने भी 20-25 साल का ये देखा है, सब कहते थे कि हम दिखाना चाहते हैं आपको नई चीज़, लेकिन अगर हम लाएंगे कोई गुजराती फिल्म या बंगाली फिल्म, कोई नहीं आता देखने, हम 2 दिन के बाद हमें हटाना पड़ता है। अब ये हुआ कि 2 साल में देख बैठकर हमारे पास और कुछ चारा नहीं था, हमने पूरी दुनिया की फिल्में देखी हैं, चाहे डब देखी हो चाहे सबटाइटल देखी, हमारी आदत पड़ गई और हमारी आंखें जो थी वो एक तरह से बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरफ जो जिस तरह से झुकी हुई थी, अब थोड़ा सा फैल गई है, बड़ा हो गया है हमारा अपना ये जो our universe has grown, so we want better, we don't necessarily want bigger, but we want better and we want different. तो अगर आप या तो different and better दिखाइए हमें थिएटर में, और अगर नहीं दिखाएंगे और अगर उसका प्रॉमिस भी नहीं करेंगे तो हम क्यों देखेंगे? तो ये आ गई है बात। तो एक चीज बताइए, जैसे थिएटर को हमेशा लोग रोते रहते हैं कि भाई थिएटर में आप आओ, तो फिर जब OTT अवेलेबल ही है, तो इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं, अनुभव सिन्हा है या और भी बहुत सारे लोग जो कि बड़े बजट की फिल्में नहीं बनाते, तो आप OTT के लिए क्यों नहीं फिल्म बना रहे? बहुत सारी फिल्में तो सिर्फ OTT पे रिलीज होती है, तो आपको ये थिएटर का ऑब्सेशन क्यों है? बिकॉज OTT का भी जिस तरह से वो फिल्में जो वो ओरिजिनल्स करते हैं, उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। उन्हें उस तरह की ओके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट तांडव के बाद पॉलिटिकल सिनेमा और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वाला कुछ भी कंटेंट आपको बहुत कम दिखाई देता है इंडियन OTT पे। सो जहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो और व्हाट दे कैन डू इज बेसिकली दे डू अ फिल्म, रिलीज इट इन थिएटर्स, इफ इट डज वेल दे गेट गुड प्राइस ऑन OTT। ये पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इस केस में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो तापसी का जो क्लिप जो वायरल भी हो रहा है, तो उसमें जो लोग शेयर कर रहे हैं उसको, वो पहले ही कह रहे हैं कि ये देखो, पहले तो तुम बोलती थी कि मेरी फिल्मों को बॉयकॉट करो और आज तुम कह रही हो कि कोई हमारी फिल्म देखने नहीं जाता। तो एक तो क्योंकि तापसी का हमेशा से स्टैंड जो रहा है वो थोड़ा सा हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा भी है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों को लेकर के, इस वजह से भी आपकी फिल्में लोग नहीं देखने जा रहे हैं। The word propaganda, I think practically every film that you review, I mean Shubhra is the best person to answer that, but शायद वो that was not even an issue 5 years ago, but now it is like ever prevalent, ever present in every single thing when we talk about cinema. एग्जैक्टली लोग ग्रीन लाइट ही नहीं कर रहे हैं ना पिक्चरें। एक होता है ना कि आपके पास एक फैंटास्टिक आइडिया है और आप एंड आल्सो यू हैव अ स्टार अटैच्ड टू योर आइडिया, व्हिच इज समथिंग दैट वेदर यू आर ऑन OTT और योर थिएट्रिकल, सब चाहते हैं कि आपका स्टार कौन है। मान लीजिए आपके पास है भी, लेकिन अगर आपका जो आइडिया है ज़रा सा भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, ज़रा सा भी चैलेंजिंग है, स्टेटस को चैलेंज करता हुआ, ज़रा सा भी उनको लगे कि ये पावर्स दैट बी को परेशान कर सकता है, वो वहीं पर उस पर दे विल पुट अ लिड ऑन इट। और ये पिछले 2-3 साल 4 साल स्पेशली पोस्ट तांडव ये एकदम से मतलब ये इतना हाल हो गया है कि लोग डरे हुए हैं एंड दे आर पेट्रिफाइड ऑफ even thinking about cinema that could be slightly provocative, that could be slightly challenging, that could be slightly different. आपको propaganda 101 1.2 सब कुछ मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए मिल जाएगा, आपको फंडिंग मिल जाएगी, आपको स्टार्स भी मिल जाएंगे। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि स्टार्स तक पहुँच जाते सुपारी, मतलब कि भैया आप कर लो, नहीं तो आप देख लेना। ये हमने अभी इट कुड बी अ टोटल एग्जैजरेटेड थिंग और इट कुड बी ट्रू कि किस तरह के स्टार्स आपको थाली पर परोसे हुए मिल जाएंगे अगर आप इस तरह की फिल्में करेंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है।
और सर्टेन डायरेक्टर्स, सर्टेन एक्टर्स, ये लोग को ज़्यादा इसका ब्रंट फेस करना पड़ता है। जैसे अनुभव सिन्हा हैं ही, अनुराग कश्यप तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। तो क्या इन लोग को भी पॉलिटिक्स छोड़ करके फिल्म पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बयानबाजी बट ये बंद कर कैसे दें? हो सकता है? हाँ। आप द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म इज पॉलिटिकल। Yeah. आप उसको आप कह भी लीजिए कि ये फिल्म अभी बर्लिन में, बर्लिनाले में जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, Yeah. इट इज़ द मोस्ट पॉलिटिकल फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। मैं इतने सालों से वहाँ जाती थी और मतलब वहाँ का दे हैव always prided themselves on the fact that we are a political festival and we will never shy away. लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विम वेंडर्स who is the jury head and whose films have been so political, उसने कहा है कि हम पॉलिटिक्स को हमें दूर रखना चाहिए। अब ये क्यों उसने बोला? क्योंकि गाजा पर जिस तरह की बातें चल रही हैं वो नहीं कहना चाहते, पैलेस्टाइन को की तरफदारी नहीं करना चाहते, इजराइल का क्या कनेक्शन है हमें नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो फेस्टिवल जो अब चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, अभी ये इट्स इन द मिडल राइट नाउ, इट्स नेवर हैड सो मच कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस, अराउंड द फैक्ट कि हम पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, रादर देन द फिल्म्स देमसेल्व्स। तो ये जो दुनिया में चल रही हैं बातें कि आप इसको अलग रखिए, कैसे अलग रख सकते हैं? आपके सांस लेना इस देश में, आप बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर तब तक इट इज एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। नहीं, इनको जैसे अनुभव सिन्हा को हमेशा ये फेस करना भी पड़ता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में जो वो अपनी पॉलिटिक्स जो लेकर के आते हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा आपत्ति बहुत लोग दिखाने लगते हैं। जैसे आर्टिकल 15 को लेकर के हमेशा होता है कि हर कोई अपना ही पॉलिटिक्स प्रेजेंट करेगा ना। हाँ, बट मे बी ऑडियंस को वो कनेक्ट नहीं कर पाता। बट आर्टिकल 15 वाज इट्स अ वेरी गुड फिल्म, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ ग्रेट फिल्म। बट द क्रिटिसिज्म दैट ही फेसेस वो है कि भाई आप वो फिल्म है बदायूं से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जब बदायूं में जो एक्चुअल अक्यूज्ड हैं वो किसी सर्टेन कास्ट के हैं, लेकिन आपके फिल्म में जो विलेन है वो किसी दूसरे कास्ट के दिख रहे हैं, तो एक जो पर्टिकुलर कास्ट है वो अपसेट हो जाता है कि यार तुम उस फिल्म के फैक्ट चेंज क्यों कर रहे हो, क्यों तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो? मुझे तो इधर यू गो विद दैट जो कि उन पे हो रहा है। ये हर कोई, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, फिल्म अनुभव का पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड आई थिंक without cinema that is political, without cinema that has subtext, without cinema that presents a worldview, we will stop to grow as a society. नहीं, you're so right, because unless we push the envelope, तो वो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा ना। तो हम करना क्या चाहते हैं? Do we not want to challenge the status quo? Do we want to keep things going the way we are? क्या जो मनु ने लिखा था वही सही था? है ना? अगर वो हम ताड़ना के अधिकारी कितने हैं और हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते हैं, अगर हम इस देश में रहते हैं जहाँ पर हम अपनी बात कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, तो फिर ये इस तरह का लोगों को कहना कि आप ऐसी फिल्म ना बनाएं, ना ये नहीं बनाएं, तो आप ये 50 साल पहले जा रहे हैं या 100 साल पहले जा रहे हैं। आप किस तरह की सेंसरशिप कर रहे हैं? नहीं, तो ये इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप अपनी पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। हाँ, अपनी पॉलिटिक्स ही दिखाएंगे, और अगर वो आपकी पॉलिटिक्स से मेल नहीं खाती तो कोई बात नहीं, हम और आप अच्छे से उस बात को देख सकते हैं, उस बात के बारे में बातचीत करी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड इट। लेकिन ये कहना कि आप ये फिल्म नहीं बना सकते और ये ही बना सकते हैं, ये तो गलत है। नहीं, उन पे जो सवाल होता है कि आप अपना नैरेटिव बदल देते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और मैं सिर्फ आर्टिकल 15 के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तो ये कास्ट वाली बात, हाँ, वो तो है ही। हाँ। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक जैसे उनकी एक सीरीज आई थी IC-814 जो कांधार हाईजैक पे था, तो मैंने वीर सांघवी, अब फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पीस लिखा था, उसमें बताया कि ये सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वाई आर यू गिविंग क्लीन चिट टू ISI, है ना? कि वो पूरे में आप अपने, जब आप फिल्म के उस सीरीज के एंड में एक आपका वॉइस ओवर आ रहा है और ही इज सेइंग कि भाई ISI का तो इसमें रोल ही नहीं था, एंड वीर सांघवी इज लाइक कि भाई जिसने भी उस इवेंट को कवर किया है और उसका जो केस भी लीगल जो कोर्ट में गया है उसमें तो भाई ISI को आप कन्विक्ट। But I thought that Pakistan's role and in fact he also involved Osama bin Laden, how Al Qaeda may or may not have a role to play in it.
दोनों ही चीजें अच्छे से दिखाई गई थी। नहीं दिखाई गई थी, लेकिन उनका वो जो स्टेटमेंट जो आता है वॉइस ओवर आता है ना कि इसमें तो आईएसआई का रोल ही नहीं था, वो अनुभव सिन्हा की ही वॉइस ओवर थी, तो उसको लेकर के वीर सांघवी ने वो कहा कि भाई ये तो आप वाज क्यों आईएसआई का क्लीन रोल चिट दे रहे हो। एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था? इज दैट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से? अगेन ही जस्ट सेड कि नहीं था, इनका था ही नहीं, इनका बहुत कम रोल था, कुछ ऐसी बातें मुझे ये थी। याद नहीं है, और मुझे आई मीन दिस स्पेसिफिक सेंटेंस आई डोंट रिमेम्बर, एंड मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि उसको ग्रीन वॉश कर रहे हैं या वाइट वॉश कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। मुझे तो ऐसा लगा था कि जहाँ पर allocation of the complicity was due, वहाँ पर दर्शाया गया है कि आईएसआई काठमांडू में किस तरह से उनके you know their agents are there and they are the ones who actually are responsible for so many of the things that happen in the series, और वो किताब के ऊपर बेस्ड है। और जो किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वाइट वॉशिंग का ये है, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। कि किताब जो लिखा है वो पायलट ने लिखा है, पायलट वो बता सकता है कि जो प्लेन में हुआ, बैकडोर मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो पायलट को नहीं पता हो सकता है। तो सवाल ये था कि क्या आपने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया बात करने के लिए? इस पे ठीक से क्लैरिफिकेशन कभी अनुभव सिन्हा ने भी दिया भी नहीं है। वो सारी चीजें किताब जो लिखी थी वो एक जर्नलिस्ट के साथ लिखी थी, श्रींजोय ने लिखी थी, एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। तो मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगा है कि पाकिस्तान का को ब्लेम नहीं किया गया। या इट वाज आई डोंट आईएसआई वो मुझे like I said, you know, this was a perception that Veer may have had or any other writer may have had, और लोगों ने भी ऐसी बात करी थी, तब मुझे तब भी नहीं लगा था कि वो इस तरह का कोई वाइट वॉशिंग कोई जबरदस्ती करी गई है, मुझे नहीं लगा। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी उस टाइम जब ये सीरीज आई थी, द कंट्रोवर्सी वाज अबाउट कि उनके निकनेम्स क्यों यूज करे गए हैं, बट जबकि वो हुआ था, वो तो हुआ ही था, वो तो इनफैक्ट हमारे मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट में भी था कि उनके नाम थे वही, उनके नाम वही थे जो कि बताए गए थे। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेटर content pieces that came out in the last 1 year. I think it was the scale of it, the presentation of it, I really like. मजा आया था देख करके। And there was sharpness in it. And there was blame was actually placed at the feet of the people, at the door of the people who had the जिन्होंने वो सब किया, जिनकी मास्टरमाइंड जो थे, जिनकी प्लानिंग थी, सब कुछ दिखाया तो है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की वाइट वॉशिंग की बात। अगेन ग्रेट cinema should start a conversation. Like everybody has a right to present their point of view. That is how a democracy functions. Another example I would like to give where cinema inspired an entire movement. In fact, Rang De Basanti की भी recently anniversary celebrate की. So imagine कि उस फिल्म ने actually social revolution लाया था. In living memory हम लोग कितने ज़्यादा inspired थे, इंस्पायर्ड थे। और ये भी बात है ना, क्योंकि उस टाइम जो मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर ने वो फिल्म देखी, उन्होंने कहा ठीक है चला दो, जबकि द फिल्म एक्चुअली पॉइंट्स अ फिंगर एट द डिफेंस मिनिस्ट्री बीइंग कंप्लिसिट इन द प्लेन्स क्रैशिंग। जो मिग जितने भी क्रैशेस होते थे उस पे बेस्ड था वो। लेकिन आज के टाइम में तो आप सोच भी नहीं सकते इस तरह की बातें, वो करा उन्होंने। तो ये बात है ना कि अगर आप सिनेमा दिखाना चाहते हैं तो सिनेमा इज नॉट, नथिंग इज इन अ वैक्यूम, नथिंग इज क्रिएटेड। वो हर एक चीज जो होती है वो हम और आपसे ही तो बनती है ना। अगर हम देखेंगे और जो फिल्म हमको देखते हुए देखेगी वापस आता है, इट्स अ सर्कल। तो ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है कि ये पॉलिटिकल है या नॉट पॉलिटिकल? एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तो 80 तो देख ही लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, देखनी चाहिए हर इंसान को। और बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, तो अब थोड़ा हम लोग याद करते हैं मनमोहन देसाई को, और हम उसको शुरू करेंगे अमर अकबर एंथनी के उस आइकॉनिक सीन में जिसमें तीनों अमर अकबर एंथनी अपनी माँ को खून दे रहे हैं डायरेक्टली, और माँ को पता भी नहीं है, माँ को नहीं पता है कि ये तीनों मेरे बच्चे हैं, और तीनों को नहीं पता है कि हम तीनों भाई हैं। उनकी नसों से सीधा निरुपा रॉय के वेन्स में खून जा रहा है। बट यू नो एज अ सेक्युलरिज्म का इससे बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक कंप्लीट मंजी तीन भाइयों को अलग अलग धर्म के लोग पाल रहे हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक क्रिश्चियन है। क्या बात है। वो पहले तो होता था ना इस तरह से, पहले इस तरह से कितनी सारी जो सेक्युलरिज्म
हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हाँ, हाँ। और ईसाइयों को दिखाना, और चाहे तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान चाहे बनेगा, इंसान नहीं, की चाहे औलाद है। कितना भी स्टीरियोटाइप हो उनका Yeah. पोर्ट्रेयल, हाँ। लेकिन दिखते तो थे और सब धर्मों के लोग और सब तबकों के लोग और हाँ। हर अलग अलग तरह के लोग। अब इस तरह की फिल्में बनना ही बंद होगी, हाँ। हिम्मत ही नहीं होती लोगों की। और सही में हाँ। कि जरा सा भी आपने कुछ कर दिया तो कोई ना कोई बैठा है उसको ऑफेंस लेने के लिए। हाँ। वी आर अ नेशन ऑफ टेकिंग ऑफेंस। Yeah. मतलब आप कुछ भी कह लीजिए। हाँ। अमिताभ बच्चन ने उस वाले सीन में मंदिर में जूते पहने, जूते नहीं पहने, जूते उतार के गया था। पहने। आप याद करो दीवार की जो आप बात कर रहे हो, वो जब नहीं, गाड़ी से उतरा दीवारी था। मोहब्बतें की बात कर अच्छा, आप मोहब्बतें की बात कर रहे हो। शूज पहने। अच्छा, तो मतलब आप अच्छा। बैठे हुए हो आप देखने के लिए। अब हम तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अब तो ये हो गया कि आप हर एक तरह की चीजों को यू हाँ। टेक इट टू हार्ट हाँ। एंड इट्स नॉट लाइक यू एक्चुअली मीन इट। एक ये पूरी आउटरेज इकोनॉमी हो गई है ना। हाँ। आप उस पे आउटरेज कर दीजिए, आप उसको चला दीजिए और उस पे 2-4 अपने पैसे किसी ने कमा लिए, फिर लोग भूल जाते हैं। फिर उस पे लोग फिर- यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगेंगे, पैसे हाँ, कमाने लगे। पैसे कमाने लगेंगे। यूट्यूब, हाँ। इंस्टाग्राम वाले चालू हो Yeah. जाएंगे। मतलब आप हर एक चीज को आप अगर आउटरीच की तरह देखेंगे तो सिनेमा एज आर्ट फॉर्म का क्या होगा। Yeah. उसमें जो सोच जाती है लोगों की और जितने भी पैशन एंड लाइव्स जाती हैं लोगों की, उसका क्या होगा। मतलब मनमोहन देसाई को सोच मनमोहन लीजिए देसाई, हाँ। कि वहाँ पे 3 भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, Yeah. अमर और अकबर और एंथनी, एंथनी। और उनमें से कोई भी ऐसा शक्ल से नहीं अगर देखो तो ऋषि कपूर कहाँ से भाई लगता है। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का। लेकिन हम लोग सब They ये were two swallow- I mean, 3 very good looking men, so I will take it. In a true Manmohan Desai fashion. बट आज की डेट में हम लोग कितना मतलब मनमोहन देसाई को लोग क्रिटिसाइज करते कि ये क्या फिल्म बना देते थे यार। इवन अमर अकबर एंथनी के बारे में जब अमिताभ बच्चन बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जब वो बन भी रही थी तो मैं, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर बाहर बैठ के डिस्कस करते थे कि क्या बना रहा है, क्या हमसे करवा रहा है, एक खून वून निकाल रहा है जो कह रहे हो। एंड दे वर वेरी श्योर कि यार ये पिक्चर चलने वाली है नहीं, हम लोग को भी पैसे मिल गए, हम लोग अपना घर चले जाएंगे। लेकिन जब वो पिक्चर का रिजल्ट आया कि इतनी बड़ी हिट हो गई, और जिस साल अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई थी उस साल मनमोहन देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई थी। 77 ना 77। मतलब देयर वाज धर्मवीर, देयर वाज चाचा भतीजा, देयर वाज परवरिश, और सब में लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी है। सब में एक ही वो धर्रे पे, एक ही टेम्पलेट पे चलता था। लेकिन और मतलब एक साल में 4 हिट कौन दे देता है यार। बट इनफैक्ट Yeah. मनमोहन देसाई का कहना था कि ये फ्लूक थी, उनको भी नहीं लगता था कि अमर अकबर एंथनी चलेगी। हाँ, उनका भी but ये it था was कि the नहीं चल biggest hit सकता, of उनकी the year. सबसे बड़ी हिट वही थी। बट हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी की बात कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी मनमोहन देसाई ने स्टार्ट किया, हालांकि वो स्टार्ट हुआ था वक्त के टाइम से। जो यश चोपड़ा की फिल्म थी उसमें से स्टार्ट हुआ, फिर यादों की बारात, और उसके बाद मनमोहन देसाई पर लेबल लग गया कि आप ही दिखाते हो ज़्यादा, जबकि वैसा है नहीं। और आज की डेट में हम लोग क्रिटिसाइज भले करते हैं, लेकिन आज के जितने भी फिल्म मेकर्स हैं आप देखो तो वही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, वैसा ही इलॉजिकल सीक्वेंस जिसको हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, आज भी आपके फिल्मों के एक्शंस वैसे ही होते हैं। फराह खान ने तो पूरी अपनी करियर हाँ। उसी पर बनाया है ना, हाँ। लॉस्ट एंड फाउंड, और क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जन्म, और ये जो 70 की जो दशक वाली जो हाँ। लोग हैं, सुभाष घई है, हाँ, मनमोहन देसाई, सारी की सारी जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में मसाला डालना उनको अच्छे से आता था, उसको घोंटना अच्छे से आता था, उसको परोसना अच्छे से आता था, वो थाली वाला एंटरटेनमेंट है। उसकी अगर ये लोग कोशिश भी कर लें तो भी नहीं ला सकते, क्योंकि उनको उस तरह की जो बातें हैं जो पिक्चरों में आती हैं अब करना ही नहीं आता है। नहीं आता ना। मतलब एक तो पहले तो हिंदी आप बोल लीजिए, पहले तो दिखा लीजिए, और उसके बाद आप सोच लीजिए कि आप 3 भाइयों को लिटा सकते हैं कि नहीं। आज तो दंगे हो जाएंगे। मतलब ऊपर से तीनों अलग अलग धर्म के हैं भाई। वही ना, तो मतलब ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। अरे आजकल तो कितना चलता है कि बताओ, दीवार में उसका 786 वाला बिल्ला रखा था और वो मंदिर में नहीं जाता था, ये क्या तरीका है। और शोले में वो जो सीन है वो सलीम जावेद ने लिख दिया मंदिर वाला, आज लिख नहीं सकते हैं वो कि आज तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो उस समय आपने नहीं लिख सकते हो। और लिबर्टी आपने कैसे ले लिया उस समय, तो वो सारी चीजें होती थी। एक का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, कहते कि सलीम जावेद ने पता नहीं 20 या 24 फिल्में लिखी हैं, और सारे में जो एक अच्छे रहीम चाचा होते थे, और उनके जो विलन है कभी भी मुस्लिम नहीं होते थे। आई वाज लाइक, तो हीरो भी तो हिंदू ही होते थे भाई, तो मुस्लिम विलन नहीं होते थे, तो हीरो भी तो हिंदू ही होते थे। वो हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर होते थे ना। हाँ। अगर आपको
मुसलमान दिखाने होते थे बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में, तो आप उनको एक कटघरे में बंद करके उनको मुस्लिम सोशल्स में डाल देते थे ना, जहाँ सब लोग मुस्लिम होते थे, जहाँ सब आदाब करते थे, जहाँ सब पर्दे में रहते थे, उनकी दुनिया में फिर वो कोई भी आ नहीं सकता था। वो इट वाज लाइक अ हॉट हाउस दैट यू वर शोइंग। अगर आपको मुसलमान कोई किरदार दिखाना होता था हिंदू फिल्म में, तो आप उनको रहीम चाचा ही बना रहीम चाचा सकते ही थे। दिखाते। But या- that या is true फिर- for also Anglo-Indians or Christians. हाँ, exactly. Gay man is like एंड जो डिगरा डिगरी वाले कौन होते हैं? वो पारसी, सिंधी पारसी वो हाँ। वो गाड़ी वैसे में ही चला रहते रहे हैं। हैं, Everybody was वो stereotyped. डेविड वो गाड़ी में चला रहा है और उस पे पीछे बैठे हुए हैं, या फिर वो उस तरह Yeah. की वो अगर वो अपना एंग्लो इंडियन है तो वो शराबी हैं। हाँ। मतलब दो ही तरह के होते थे ना। हाँ। लेकिन जैसे मैंने कहा दिखते तो थे। हाँ। I mean of course there were problems with this. The portrayal was problematic and stereotyped and they never went beyond it. Yeah. लेकिन at least there was some attempt to show India as a secular nation. secular, as a inclusive, जहाँ पे Yeah, सब लोग रहते सब लोग हैं। रहते हैं। अब आप करके देख लीजिए, हाँ। आप ही को उठा के in fact कर Abhi देंगे। recently when we saw the Great Shamsuddin family, I was taken aback just how long it has been Yeah. when we saw एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली की स्टोरी हाँ, है। a regular Muslim family लास्ट on मेरे को screen. गरम हवा याद है, उसके बाद मुझे नहीं याद है। सनम बेवफा थी। बस सनम बेवफा भी एक तरह की मुस्लिम सोशल ही हो गई Although ना। Yeah. उसको भी 30 साल हो चुके हाँ, उस पर डिस्कशन जरूरी है। सनम बेवफा सज्जन साईं। या जितनी भी सनम, जितने भी वो कौन सा था वो जो डायरेक्टर ऐसे ही फिल्में बनाता था, सावन कुमार। हाँ सावन कुमार Please, Tuck, I tuck, only remember yeah. Sautan. There were so many Sautans in the films हाँ, that he made. सौतन की सहेली, सौतन की बेटी, ये नहीं सारे क्या- फिल्म है। सौतन की बेटी, सौतन की सहेली, सौतन दुनिया भर के many सौतन। Sautans in his filmography. इवन बैक इन द डे जब लोग बना रहे थे साहब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद वगैरह, तो दैट वाज द होल पूरा एक डिकेइंग मुस्लिम नवाबी कल्चर ही दिखाते थे। आपको एक रेगुलर इंसान जो कॉलेज में पढ़ता है, जो कहीं बैठा हुआ कॉफी पी रहा हो और नेटफ्लिक्स देख रहा हो, वो इतने दिन हो गए तभी वो शमसुद्दीन फैमिली में, चाहे वो कितनी भी टीवी सीरियल लगी मुझे, तो वो फिल्म भी नहीं लगी। एंड इट वाज लाइक आई डिडंट थिंक इट वाज it didn't have particularly great craft, but it had great heart. उसमें दिखाया तो था कि भाई आप ऐसे लोग हैं, हम निजामुद्दीन वेस्ट में हैं, तो हम देख रहे हैं हम ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पे सब लोग झुक झुक के आदाब नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक तो जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स उनसे जब भी बात होती है तो कहते हैं एक तो फिल्म में पता नहीं क्या दिखाते हैं, हम लोग हमेशा अम्मी जान मैं आ गया अम्मी जान, ऐसे कोई बात नहीं करता। With Dhurandhar also, na, the whole first day as a spy in Pakistan, Yeah. the memes, I really enjoyed those. क्या मजेदार रील्स बनाई थी, द होल काजल निकाल लगा के कौन पाकिस्तान में घूम रहा है। बढ़िया। कमिंग बैक टू मनमोहन देसाई, कौन सी फिल्म आपको पसंद है ज्यादा मनमोहन देसाई की? इतनी सारी फिल्में बनाई है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे और भी हैं, मुझे परवरिश इतनी बुरी नहीं लगती, परवरिश के गाने मुझे बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे लगते हैं, और चाचा भतीजा वाज ओके, बट आई थिंक देयर इज नो डाउट कि अमर अकबर एंथनी तो मतलब कहीं से भी देखना शुरू कर लो आज भी, और कितने सारे हैं वो, मतलब बच्चन कहीं से भी That mirror scene, वो जो bandage लगा रहा है, और वो जीवन को वो बिस्कुट, he says और बिस्कुट, डायलॉग बोलता है और ना वो कि पूरा माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, या फिर ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह का जो पूरा एक चलता है, वो पर्दा है पर्दा। Who played her father? मुकरी plays the father, और वो बार वो पर्दा की बात करे, पर्दा उठाओ और गिराओ। You did this so well, like ऋषि कपूर। अकबर मेरा नाम नहीं है। इतनी एंटरटेनिंग वो फिल्म है, और उसमें शबाना आजमी का कैरेक्टर मतलब जो है, इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी यूजुअली डज ना। तो हम लोग अमर अकबर एंथनी का एक बड़ा अच्छा ट्रिविया है कि अकबर के रोल के लिए जब ऋषि कपूर को ना मनमोहन देसाई ने कॉल किया कि मेरी फिल्म में तुमको काम करना और तुम्हें अकबर का रोल करना है, एंड ऋषि कपूर इज लाइक नहीं, मेरे दादाजी तो ऑलरेडी अकबर बन चुके थे मुगले आजम में, तो मुझे दोबारा अकबर नहीं बनना। तो बोला बेवकूफ़ है क्या, तुम्हारे कैरेक्टर का नाम अकबर।
और एक और चीज थी, आपने रोटी देखी है? बिल्कुल देखिए। हाँ, राजेश खन्ना की। आपने देखा शुभ्रा? मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं, जो डायलॉग्स मारते थे ना। और मनमोहन देसाई की फिल्मों में जो डायलॉग राइटर होते थे वो कादर खान ही होते थे, वो उनके फिक्स थे, वही लिखेंगे। और आपके अमर अकबर एंथोनी में भी एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग था, वो जब जीवन दौड़ रहा है, जो आपने जीवन की बात की तो मुझे याद आ गया कि ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, या तो पुलिस का केस हो या ओलंपिक का रेस हो। क्या है यार, सिटी मार डायलॉग दिए हुए। उसका तो हर एक डायलॉग अगर आप देख लीजिए, जैसे जिस तरह से मैंने बोला ना, बिस्कुट बोलता है ना वो अपना ऐसे, और उसका जो टोपी ऐसे करके, और बिल्कुल सार्डोनिक बच्चन का जो एंथोनी भाई ऐसे करके, और वो एवरीथिंग इन दिस, लाइक वो जिस तरह से वो ईस्टर एग से निकलता है, इट्स लाइक everything is like is designed to make you roll your eyes and laugh and be helpless in मनमोहन देसाई's grip की, मतलब हो क्या रहा है, लेकिन क्या यार कितना मजा आ रहा है, you know it was। आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है मनमोहन देसाई की? मुझे ऑफ कोर्स अमर अकबर एंथोनी, क्योंकि हम देखते बड़े हुए हैं, लेकिन एक फिल्म जिसका गाना मुझे बहुत पसंद है वो नसीब का अनहोनी को होनी करते। नहीं अनहोनी अकबर है, जॉन जानी जनार्दन आप बोल रहे हो। हाँ, जॉन जानी डिस्कस कर रहे थे, जॉन जानी जनार्दन। तो अगर इस जनरेशन जिन्होंने फारा खान की फिल्म ओम शांति ओम में दीवानगी देखा है, एक्चुअली दिस वाज दीवानगी ओरिजिनल। और इसमें भी है कि राज कपूर ने कहा था ये, बिकॉज 30 से 40 स्टार्स आ रहे थे, एक एक करके शूट कर रहे थे, तो राज कपूर ने कहा था इसका पूरा सेटअप मैं करूंगा। इनफैक्ट उन्होंने खाने से लेकर वहां पे वो 4 दिन बैठे रहे जब तक कि शूट हो नहीं गया। एंड व्हाट So it's so much fun. मस्त सॉन्ग है वो तो। एंड आई थिंक एक ही बार है जब अमिताभ बच्चन और राज कपूर एक साथ दिखे होंगे ना ऑन स्क्रीन कभी, उसके अलावा तो मैंने कभी नहीं देखा। और नसीब के बारे में भी एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो शत्रुघ्न सिन्हा और वो कह रहे थे अमिताभ बच्चन कि उसमें एक सॉन्ग है ना, वो लास्ट में क्लाइमैक्स, पहले ज़माने में क्लाइमैक्स में सॉन्ग तो ज़रूर होता था ना विलन के अड्डे पे, तो उसमें भी एक सॉन्ग है कि रंग जमा के आएंगे, चक्कर चला के जाएंगे समथिंग। और लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से तुम डांस करवा रहे हो। शत्रुघ्न सिन्हा डांस करेगा, और शत्रुघ्न सिन्हा कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे डांस करने में। वो कैसे वो सॉन्ग कंप्लीट हुआ, उसकी मज़ेदार स्टोरी थी। बट मनमोहन देसाई की ना फिल्मों में अलग अलग चीज़ें होती थी। आजकल गलगोटिया यूनिवर्सिटी बड़ा न्यूज़ में है, तो ऐसी चीज़ें दिखाते थे। एक उनकी फिल्म थी आ गले लग जा, शशि कपूर शर्मिला टैगोर, और जो मुझे अच्छी लगी थी वो, बहुत अच्छी। मुझे भी उसमें से कुछ याद है, बट यू से मैं बताता हूँ कि उसमें जो यूनिक बात क्या है, वादा करो नहीं तुम छोड़ोगी मेरा साथ। तो उसमें उसके बाद से जो फिल्म में एक अलग लेवल का जो साइंस मनमोहन देसाई ने दिखाया कि अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी लड़की की, तो आप उसको जिस्म की गर्मी देकर के आप उसको ठीक कर सकते हो। एंड वो जो मनमोहन देसाई ने चालू किया, उसके बाद कितनी सारी फिल्मों में लोग जिस्म की गर्मी दिए ही जा रहे हैं। सेम ही रिपीटेड इन गंगा जमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन, और उसके बाद फिर अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म है। मतलब ये तो साइंस पढ़ने लायक है वैसे, कि कौन सी साइंस साइंस है ये। मनमोहन देसाई की जो बाद की फिल्में थी, मतलब इन 80s गंगा जमुना सरस्वती, हाँ, वहां से फिर चीजें खराब हो गई उनके लिए। तूफान को उनके बेटे ने बनाया। तूफान, हाँ, उन्होंने खुद नहीं बनाई थी, बट आई थिंक तूफान को उसके बेटे ने डायरेक्ट किया था। केतन ने किया था। आई थिंक ही वाज काइंड ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, एंड उनकी डेथ पे भी, डेथ बड़ी खतरनाक है। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल कह नहीं सकते कि उन्होंने खुद को, whether he died by suicide or whether it was an accident, no one knows। और उस वक्त ये था कि उनका और नंदा का शायद शादी होने की बात हो रही थी, कि तो 2-3 साल से उनका रिलेशनशिप, उनके मतलब it was, they were in a relationship for a few years and they were supposed to get married। पता नहीं वो उसमें क्या बात हुई, लेकिन ये जरूर है कि उनकी एक फिल्म ऐसी आई थी, आपको याद है ना, मर्द, हाँ, जिसमें जो हाउ कैन वी नॉट डिस्कस मर्द है ना। अगेन साइंस की बात कर रहे हैं, उसमें पहली बार हमने देखा कि वो फेस मास्क लगा सकते हैं बिफोर टॉम क्रूज या तो हम लोग तो बहुत आगे हैं ना। लोग मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी क्या क्या बातें, मनमोहन देसाई क्या क्या करते थे, आप लोग को पता है। मनमोहन देसाई का मतलब पूरा एक इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, तो मुझे लगता है अगर मनमोहन देसाई को पढ़ा जाए, दिस शुड बी, ही शुड बी लाइक अ थिंग इन MBAs, कि आपने फिल्म कहाँ से लेकर कहाँ ले जा सकते हैं, और उस फिल्म की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, एंडलेस, इनफिनिट पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटीज। क्रिस्टोफर नोलन को क्या पता कि वो लट्टू कैसे घूमता है, मनमोहन देसाई उसको 10 चीजें दिखा सकता था, और इतने सवाल हमारे दिमाग में नहीं होते। बट कन्विक्शन भी है भाई उस बंदे में कि तो बिना कन्विक्शन के कैसे कौन क्या मतलब करेगा? क्या है वो कन्विक्शन का राज, क्या होगा उनके कि भाई इस तरह की चीजें हम दिखा रहे हैं, वो तीनों भाई एक साथ खून दे रहे हैं, इस तरह की चीजें वो कैसे सोच लेते थे? सोचते थे क्योंकि उनका दिमाग ऐसे चलता था, और उनका जो दिल था और उनका जो दिमाग था वो एकदम साथ में चलता था। कि अगर जैसे राजकुमार हिरानी बोलते हैं ना कि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ और मैं खुद उस पर हंसूं नहीं और रोऊं नहीं, तो फिर वो फिल्म मेरे लिए काम नहीं करती। मैंने सुना है कि मनमोहन देसाई भी इस तरह से कुछ करते थे, दैट ही स्टार्टेड टू ही लव्ड हिज ओन वर्क सो मच कि उनको लगता था कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, यू कैन मैजिक एनीथिंग इनटू बीइंग। इसी को तो बोलते हैं ना मैजिक, द मैजिक ऑफ मूवीज, टू मेक अस बिलीव, टू मेक अस सस्पेंड आवर डिसबिलीव कि आप देख रहे हैं कि वहां से खून निकल रहा है, निरूपा रॉय जी पड़ी हुई हैं, आंखें उनकी ऐसी हैं और जा रहा है। हाँ, और आंखें की आपने बात की, वो उसमें ही तो वो था ना, वो शिरडी वाले साईं बाबा सॉन्ग में जब निरूपा रॉय जाती हैं साईं बाबा के उसमें, मतलब कितना सेक्युलरिज्म है उस पिक्चर में, देख लो। शिरडी के उधर जाके उनको आंखें निकल रहा है, वो आंख से रोशनी जा रही है और सीधे उनके आंख में घुस रही है, और हम लोग सोच के, और हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग को पसंद आ रही है, सबसे बड़ी हिट। और क्या ये स्केप्टिसिज्म वगैरह चीजें बकवास। और अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जो जोड़ी थी, मतलब अमिताभ बच्चन ने कहा भी है कि मेरे करियर को में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो प्रकाश मेहरा और एक बार मुझे याद है इंडिया टुडे का एक कवर पेज आया था 85 में समथिंग, कि ये दोनों डायरेक्टर में कितना झगड़ा होता था कि अमिताभ बच्चन की डेट्स किसको मिलेंगे। तुम प्रकाश मेहरा की फिल्म नहीं करोगे, पहले मेरी फिल्म कंप्लीट करो, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती थी। याद है कुछ ऐसा फनी ट्रिविया आपको? जी, ऐसा तो मैंने पढ़ा था कि राइवलरीज थी, और राइवलरीज उनमें भी थी, और राजेश खन्ना और बच्चन में इतनी राइवलरीज हो गई थी तब तक, है ना, कि उनको तो डायरेक्टर्स जो उनके खुद के फेवरेट थे, ऋषिकेश मुखर्जी ने जब उनको लिया, दोनों को लिया, एक फिल्म बनाई, तो फिर उन्होंने अपना राजेश खन्ना वाला छोड़ के बच्चन पर आ गए थे। तो ये राइवलरीज तो बॉलीवुड के दे आर द लाइफ जूस ऑफ ऑल। हमने शुरू भी कंट्रोवर्सी से किया, और अभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हो तो फिर लाइफ में मस्ती किया है। बट बहुत लोग को इंस्पायर भी किया मनमोहन देसाई, डेविड धवन जैसे डायरेक्टर्स हमेशा बोलते रहते कि हमने तो भाई इन्हीं से सीखा है, क्योंकि उस तरह की चीजें, he was the OG. We see a film and we see, ये तो बिल्कुल मनमोहन देसाई है। धर्मवीर में आपने उनका स्कर्ट देखा है, धर्मेंद्र का? अरे इनफैक्ट मैंने बॉबी देओल का इंटरव्यू किया था, जो कि उन्होंने चाइल्ड एक्टर प्ले किया था, छोटे धर्मेंद्र वही बने, एंड ही हैड दिस रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी टू सेल। ही वाज रियली अ लिटिल बॉय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वुड नॉट वेयर एन अंडरवेयर, तो उनके लिए एक स्पेशल बनवाया गया था, क्योंकि जब वो सेट पे पहुंचे थे। बट सिंस हम बच्चन और मनमोहन देसाई की बात करें तो मर्द एक्सीडेंट, कुली एक्सीडेंट, एंड हाउ इनफैक्ट उस फिल्म की 70 मिलियन टिकट्स बिकी थी, एंड वो जिस तरह से वो सीन दिखाया गया था, यही वो सीन है, रोक दिया गया था, याद है, वो रोक दिया गया था, द फिल्म वाज कंप्लीटली स्टॉप्ड सो दैट यू कुड अब्सॉर्ब द, वो पढ़ते हैं, वो लिख के आता है, यही वो सीन है जहां अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, सीरियसनेस ऑफ वो फिल्म कुछ खास थी नहीं वैसे, हालांकि मतलब मूवी किसी को ऐसा बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी, पर साल की बड़ी हिट थी, ये बात, बट दैट वाज वन ऑफ द रीजन। ये बात जरूर है कि आप जितने भी अच्छे डायरेक्टर हों, लेकिन आपकी पूरी फिल्मोग्राफी में जरूरी नहीं है कि हर एक फिल्म उसी नॉच पर आएगी, राइट? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा, और उनकी जो लास्ट 3-4 फिल्में थी वो मतलब दे वर नॉट टू दैट लेवल जो पहले की थी, लेकिन अगर आज उनको देखें तो दे कैन गो सेफली इनटू द कैटेगरी ऑफ दे आर सो टेरिबल दैट दे आर टेरिफिक। मतलब मैं उनको कभी कभी फिर से देखती हूँ कि मगरमच्छ आप कैसे कंधे पे लेकर आप कैसे जा सकते हैं, ले जा, उसका आपने मुंह भी नहीं बांधा है, मतलब आप जिंदा हैं, मतलब क्या है। और वही है जो अमिताभ बच्चन को माइकल जैक्सन का कपड़ा पहना के डांस करवा सकते हैं। और गंगा जमुना सरस्वती में एक गाना है ना, क्या सब भांगड़ा समथिंग, डिस्को भांगड़ा, वो माइकल जैक्सन बने हुए हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की एक स्टोरी मैंने पढ़ा कि जब
अमिताभ बच्चन को पहली बार मिलवाया गया मनमोहन देसाई से। हुआ यह था कि सलीम जावेद शोले की स्क्रिप्ट मनमोहन देसाई को पहली बार दिखा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने चाचा भतीजा का स्क्रिप्ट दिया और बताया कि एक एक्टर है, बहुत अच्छा है, उससे मिलो तुम। तो सलीम जावेद ने बुला लिया अमिताभ बच्चन को मनमोहन देसाई से मिलने, और मनमोहन देसाई ने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया, तो अमिताभ बच्चन थोड़े ऑकवर्ड हो गए और चले गए वहाँ से। और फिर उनके बाद जो एक सलीम जावेद की स्टोरी उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि फिर मनमोहन देसाई ने इनके बारे में कुछ अपशब्द कह दिए। तो सलीम जावेद ने उनको कहा कि एक दिन आएगा ना, आप इस एक्टर के साथ काम करने के लिए ना तरसोगे, आप कंपेल हो जाओगे इसके साथ काम करने के लिए। एंड इट हैपेंड। अमर अकबर एंथोनी के बाद जितनी भी फिल्म बनी है सब में अमिताभ बच्चन रहे हैं। अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जोड़ी तो खैर है ही। तो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, और एंड में हम लोग फिल्म रिकमेंड करते हैं। तो आज चूंकि मनमोहन देसाई की बात है, तो चलिए शुभ्रा पहले आप ही रिकमेंड कर दीजिए 2 फिल्म मनमोहन देसाई की जो कि आज के ऑडियंस को देखनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी सब, क्योंकि मेरे को पहला मौका मिलेगा, मैं तो कहूँगी प्लीज़ वॉच अमर अकबर एंथोनी, बिल्कुल देखिए। और मैं कहूँगी आपको कि आप फराह खान की, चाहे वो मनमोहन देसाई की ना हो, लेकिन फराह खान की ओम शांति ओम देखिए, क्योंकि हो सकता है इस जनरेशन ने वो भी ना देखी हो। बिकॉज एज अ ट्रिब्यूट टू मनमोहन देसाई स्टोरी टेलिंग, देयर इज नथिंग बेटर, आई वुड से। वन मोर आप परवरिश देखिए। परवरिश, हाँ, जो मुझे अच्छी लगती है, उसकी बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। परवरिश। ज्योति? कुली, बिकॉज अगर आप इंडियन सिनेमा लोर फॉलो करते हैं तो दैट इज द फिल्म जहाँ पे अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट डाइड, वो नियर फेटल कहते हैं उस एक्सीडेंट को। एंड अमर अकबर एंथोनी, आई एम सॉरी, आई जस्ट हैव टू गो विद दैट। आई लव नहीं, वो आप कोई दूसरा दिए, सब लोग एक ही मूवी नहीं रिकमेंड कर सकते। बट क्या फिल्म है यार, एक फिल्म में इतनी सारी फिल्में हैं। हर एक सीन एक फिल्म, हर एक सीन से कहीं भी बात कहीं भी निकल सकती है। मतलब आप चर्च में हैं, उसके बाद आपका विलन भी आपको फॉलो कर रहा है। मुझे उस मूवी की ना म्यूजिक भी बहुत अच्छा है यार, वो पीछे जो वायलिन में फिर उसके बाद आप वहाँ पे आप कव्वाली गा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में, मतलब आप समझ लीजिए पूरा का पूरा माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया इज दैट फिल्म। आप देखो अगर उस फिल्म को आज। ठीक है, मेरी सेकंड रिकमेंडेशन होगी नसीब, बिकॉज दैट फिल्म वाज वेरी क्लोज टू मनमोहन देसाई's हार्ट, ही थॉट इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट। सो ये 2 फिल्में आप देखिए। चलिए मैं रिकमेंड करता हूँ रोटी देख लीजिए। सब अमिताभ की फिल्म रिकमेंड करे तो मैं कह रहा हूँ रोटी देख लीजिए, राजेश खन्ना की। और एक और फिल्म बता देता हूँ, सुहाग देखिए। सुहाग में मजा आएगा, उसके गाने बड़े अच्छे हैं। तो सुहाग में रेखा भी है, अमिताभ है, शशि कपूर और प्रवीण बॉबी। तो देखिए, उसमें खूब मसाला आपको मिलेगा। तो इसी के साथ चलिए आज का डिस्कशन एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।